सो क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन अप टू 2 कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे एडजस्टमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टर साहिल अ रजिस्टर्ड सप्लायर मेड द फॉलोइंग इंट्रा और इंटर स्टेट। तो यहाँ पर आप देखें कि सप्लाई में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही टर्म को यूज किया गया है। मीन्स जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के अलावा भी सेल होगी। आउटवर्ड सप्लाई एंड ही परचेजेस गुड्स फ्रॉम इंट्रा स्टेट ओनली। ये एक आसान बात दे दी कि जो परचेज किया है वो इंट्रा स्टेट ही परचेज किया है। ऑन विच CGST ऑफ 54,000 एंड IGST ऑफ 54,000 अवेलेबल इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पर इसके पास बैलेंस जो है वो CGST का आया और IGST का है 54,000। अब आपके मन में होगा कि सर ये दोनों बैलेंस अलग अलग क्यों नहीं है? बेटा CGST और SGST दोनों 50-50% ही तो हो जाते हैं, इसलिए इक्वल अमाउंट में यहाँ पर बात होगी। देन अब डिटेल ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल दोनों ही तरीके के यहाँ पे सेल्स दे रखे हैं। इम्पॉर्टेंट इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जो क्रेडिट है हमें ये 54,000 इन चीज़ों को हमको मैनेज करना होगा। आगे आते हैं। अच्छा शोभित, अभी इसमें कुछ आपको पूछना है? एनीवे अब आगे देखिए कि इंटर स्टेट सेल की पोजीशन और इंट्रा स्टेट सेल की पोजीशन हमारे पास क्या दे रखी है। टैक्सेबल अमाउंट 2,50,000 और इंटर स्टेट की 2,50,000। एक एक करके पढ़ते हैं 10% के रेट से। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सर यहाँ तो कहीं पर भी जो है 10% नहीं दे रखा है और यहाँ पर भी देखिए 10% की बात नहीं दे रखी। सर आप जो 10% ले कैसे लिए? इस जगह पर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास 10% है। डायरेक्टली नहीं गिवन है मगर अमाउंट गिवन है तो ये 10% है। सर कैसे 10%? 2,50,000 के ऊपर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू हमारे पास नहीं बेटा, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी रॉन्ग हो रही है। अगर हम इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करते कि परसेंटेज गिवन है नहीं है तो ये 10% होना 25,000, मगर क्वेश्चन में वैल्यू इसकी गिवन नहीं है। तो वैल्यू गिवन ना होने की वजह से रेट पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं। मगर अब आपका मन होगा कि रेट हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर लें सर, तो कैलकुलेट करने के लिए भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है CGST और SGST की वो 22,500 गिवन है एक की वैल्यू। दूसरा क्योंकि इक्वल ही रहता है तो ये भी 22,500 वैल्यू है। टोटल अगर हम कैलकुलेट करके देखें 22,500 22,500 तो ये वैल्यू हमारी होती है 45,000। तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन जो है वो 45,000 हो गया। और 45,000 के ऊपर जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो 45,000 अगर टैक्स रेट है तो ये लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 45,000 और इसके बाद में इसकी जो मेन वैल्यू थी वो 2,50,000 है। थोड़ा सा गलत हो रहा था, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2,50,000। तो 2,50,000 के ऊपर वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए और 2,50,000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से इसकी परसेंटेज हम लोगों की आ जाएगी और उसी को ही परसेंटेज को हम लोग हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जिसको बोलेंगे
CGST और साथ में बोलेंगे SGST। बहरहाल यहाँ क्वेश्चन में हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज को कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है। हाँ, अगर दिया हुआ होता तो हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते, ये मैंने आपको बताया, ये एक बात हो गई। अब बात आती है कि हमें जीएसटी की लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन यही कह रहा है, कैलकुलेट द जीएसटी लायबिलिटीज टू बी पेड थ्रू कैश लेजर। थ्योरी में आपको बताया था हमने कि कैश लेजर के थ्रू हम इसका पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करें आईटीसी के लिए, तो पहले तो क्वेश्चन पे क्या गिवन है क्रेडिट, वो वैल्यू हम सब लोगों को पता रखनी होगी। भूल गए हो तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, एक वैल्यू 54 है और दूसरी वैल्यू 54 है, क्योंकि परचेजेस सिर्फ इंट्रा स्टेट ही हुआ है। इसी पर ही कैलकुलेशन करेंगे। अवेलेबल बैलेंस जो हमारे पास है, टेक्निकल टर्म में लिखा जाता है इनवर्ट सप्लाई। आप यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई को समझेंगे परचेजेस। सर हम सीधे सीधे परचेजेस ही क्यों नहीं लिख देते हैं? बेटा टेक्निकल टर्म है इनवर्ट सप्लाई, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी थी कि इसमें काफ़ी कंटेंट इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पर अवेलेबल परचेज के ऊपर जो बैलेंस है सीजीएसटी का, वो है 54,000 जैसा मैंने आपको दिखाया। इस तरह का जो अवेलेबल बैलेंस होता है परचेज के ऊपर, जिसको आप अपने पास अर्न करके रखते हैं, वो एकदम एसेट्स के नेचर का हो जाता है। और यहीं पर ही हम लोग आईटीसी की बात करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। तो अब देखिए आ गया ना लेस, इस जगह देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेन सेम हेड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब हमारे पास जो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया, इनवर्ड सप्लाई अगर परचेजेस था तो आउटवर्ड सप्लाई क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, आपके माइंड में आ रहा है कि ये सेल्स होगा। यहाँ पर सबसे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस हमारे पास 54,000 था। और अब इतना एडजस्ट होने के बावजूद भी हमारे पास देखिए ये बैलेंस बच जाता है 31,500 और 31,500। तो बेटा इस फर्दर बैलेंस को अब हम लोग क्या करें? इस फर्दर बैलेंस को हम लोग यूज कर लेते हैं आईजीएसटी के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो बैलेंस सीजीएसटी का हो वो एसजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता। उसी तरीके से एसजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो सर ये बचा हुआ बैलेंस फिर क्या हो सकता है? अगर ये बचा हुआ आपके पास बैलेंस है तो इसको हम लोग आईजीएसटी के लिए यूज करते हैं। तो आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे इस वैल्यू को 31,500। अब देखिए कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम कैश में पेमेंट करेंगे, किसके लिए? जीएसटी के लिए। कैश में पेमेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप कैश में ही पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट कैश लेजर के थ्रू किया जा रहा है। आते हैं इस बार आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको देखते हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ हैं जिनको देखेंगे तो उनको बेटा बोला जाता है जीएसटी पेबल। ध्यान दीजिए पेड नहीं है, पेबल है। इसका मतलब ये हमें पे करना है। ये किस नेचर की तरीके से ट्रीट होगा? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के नेचर की तरीके से कितना आपको पे करना है, दैट्स अ पेबल अमाउंट। तो तीन लाइबिलिटीज आपके पास हैं। एक लाइबिलिटीज आपकी आईजीएसटी की है, दूसरी लाइबिलिटीज आपकी सीजीएसटी की है, और फिर तीसरी लाइबिलिटीज आईजीएसटी। यही होता है क्योंकि सीजीएसटी से लेकर एसजीएसटी जो है ये इंट्रा स्टेट का कमाल है। यहाँ पर अगर इंट्रा स्टेट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ शोभित बताएं, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो अब इस जगह पर आईजीएसटी जो है ये हमारा कब टर्म यूज होगा? अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये इंटर स्टेट की केस में होगा, जब स्टेट दोनों अलग अलग होंगे। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 81,000 की आईजीएसटी की, और सीजीएसटी 22,500। अब क्या बचता है? हमारे पास जो सरप्लस ऑलरेडी था, तो ये देखिए ये जो सरप्लस का पैसा था
इसको हम लोग ला करके यहाँ पर अपनी लाइबिलिटीज में एडजस्ट कर देते हैं। एचजीएसटी का 22,500, इसी तरह ये सीजीएसटी का सरप्लस आकर के एडजस्ट हो जाएगा। तो जब सरप्लस एडजस्ट हो गया, उसी के लिए सिस्टम में लेस आईटीसी यूज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। आउटपुट लायबिलिटीज जो सेल्स के ऊपर होने वाली लायबिलिटीज थी। तो अब यहाँ पर देखिए कि सीजीएसटी की आपकी लायबिलिटीज कितनी बची, नील। इसमें कितनी लायबिलिटीज बची, नील। मगर अभी आईजीएसटी बचा हुआ है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आईजीएसटी बचा हुआ है तो यहाँ से जो बचा हुआ सरप्लस होगा, दिस वन 31,000, तो जो हमारे पास सरप्लस का अमाउंट है, इसका जो ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ पैसा होगा, बैलेंस सरप्लस, हम उसको आगे मूव कराते हैं। और एडजस्टमेंट मैंने बताया ही है कि सीजीएसटी का वैल्यू आईजीएसटी के लिए सरप्लस यूज हो जाएगा, इसकी वैल्यू आईजीएसटी के लिए यूज हो जाएगा। मगर कभी भी सरप्लस जो सीजीएसटी का है ना वो एसजीएसटी के लिए यूज करिएगा और ना ही इसका सरप्लस सीजीएसटी के लिए यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपके पास बैलेंस जो था उसमें से हम लोग माइनस करेंगे सीजीएसटी का अवेलेबल बैलेंस और एसजीएसटी का अवेलेबल बैलेंस। कौन सा अवेलेबल बैलेंस, ये देखिए बताया ना, बैलेंस ऑफ आईटीसी अवेलेबल 31,500 और 31,500, यही 31,500 जो बचा हुआ पैसा था। क्या फिर से मैं आपको समझाऊं इस बात को कि ये बात समझ में आ रही है? देखिए ये जो बैलेंस था स्टार्टिंग में 54,000 क्वेश्चन में आपके पास था, एक ही को बता रहे हैं फिर से, एसजीएसटी को नहीं बता रहे, वो तो सेम वैसे ही चलेगा। इसमें से जो आपकी लायबिलिटीज थी उसको जब आपने डिडक्ट कर लिया तो अभी भी तो इसका 31,500 बचा। सेम इसी तरीके से यही एसजीएसटी का 31,500 बचा। यही बचे हुए को हम लोग बोलते हैं बैलेंस या आप बोल सकते हैं एक्सेस। यही एक्सेस अमाउंट आपका यूज हो जाएगा आईजीएसटी के लिए। तो यही 31,500 दोनों का बैलेंस आप देखेंगे कि यूज किया जा रहा है आईजीएसटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर कट गिवन है, आईजीएसटी पे 31,500, 31,500, और इतना एडजस्ट होने के बावजूद भी आईजीएसटी का बैलेंस 18,000 आपका कैश लेजर का बच जाता है। इसको बिजनेसमैन क्या करेगा, इसको बिजनेसमैन अपनी तरफ से पेड कर देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। इतना अगर आप सही कर देते हैं, 18,000 वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके सर। एनीवे मैं एक क्वेश्चन आपकी और प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं, और ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इंपॉर्टेंट रहता है बस यही समझना कि क्या क्या टर्म्स हमारे पास दे रखे हैं। Mr. Deepak, a registered supplier, made the following intra-state and inter-state toward supply और intra-state और inter-state inward supply। जब भी बेटा आउटवर्ड और इनवर्ड की बात हो तो परचेज और सेल आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इंट्रा स्टेट दे रखा है परचेज, इंटर स्टेट परचेज दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी परचेज की बात हो तो परचेज के टाइम पर जो आपने टैक्स पे किया है बेटा उसको ध्यान रखिएगा, वो लायबिलिटीज के आपको कम करेगा और ये एसेट्स के नज़र से देखा जाएगा, ये एसेट्स है। और सेल के टाइम पर जो आपने बेटा कलेक्ट करके रखा है ये लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज के नेचर का है जिसको आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसी ही एडजस्टमेंट को करने के लिए सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल में हमारे पास अवेलेबल जो सेल हुई थी वो 4 लाख की हुई थी, और उसके ऊपर सीजीएसटी है 36,000 और एसजीएसटी है 36,000। इसका हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। अब बेटा जब गवर्नमेंट को हमें पेमेंट करना है तो हम कितना पेमेंट करें, वो जब भी पेमेंट करने जाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से जो एसेट्स है सीजीएसटी की, ये देखो
यहाँ पर हमारे पास पहले से इतनी वैल्यू बची हुई है जिसको हम एडजस्ट करेंगे, इस वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। अभी तक तो आप समझ ही चुके हैं कि ये 31,000 जब हमने परचेज किया था तो ये टैक्स हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो ये टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर रखा है और पे करने के बाद में ये वैल्यू बन जाती है हमारी आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इस जगह पर अवेलेबल टैक्स क्रेडिट आप देख रहे हैं कि 31,500। अभी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो और साफ समझ में आएगा, मगर मैं यहीं पे ही आपको डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ। तो अवेलेबल बैलेंस आपका 31,500 है, ये तो हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब बैलेंस कितना बचता है? अब बैलेंस हमें 4,500 पे करना बचता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर अवेलेबल बैलेंस हम देखें 31,500 है, तो इसके ऊपर भी हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 4,500, जो हमको गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो अब आपके मन में आएगा सर फिर तो इजी हो गया, हम तुरंत ही 4,500 गवर्नमेंट पे कर दें। नहीं बेटा, अभी इतना इजी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास सरप्लस अगर होता है, अगर सरप्लस होता है किसका? आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी का सरप्लस हम सीजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी का सरप्लस हम एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पर पहले ये देख लो कि कहीं सरप्लस तो नहीं बच रहा है। तो देखिए आईजीएसटी का पैसा आप 1,08,000 पे कर चुके थे और अभी लाइबिलिटीज आपको 1,02,600 पे करनी है। तो इसका मतलब इसका सरप्लस अभी आपके पास 5,400 बचा हुआ है। ये अवेलेबल सरप्लस है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते समय ही हम लोगों को इतनी बात दिमाग में रख लेनी है। तो अब आपके पास अवेलेबल सरप्लस हो गया 54,000, और अब जब लाइबिलिटीज में एडजस्टमेंट करेंगे तो इस सरप्लस का ट्रीटमेंट और सीक्वेंस आपको समझना होगा। अब हम आगे चलते हैं इसी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये देखिए यहाँ ट्रीटमेंट के पार्ट में क्लियर कट बहुत ही आसान सा पोर्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि हमारी जीएसटी लाइबिलिटीज क्या होती है, जो करंट में भी हमें दे रखी है, पेएबल है। तो आईजीएसटी की वैल्यू ये है हमारी, ये लाइबिलिटीज है, ये एसजीएसटी की है, ये सीजीएसटी की है। और ऑलरेडी जो हम पे कर चुके थे उसको हम लेस के सेगमेंट में रखेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेस। तो अब यहाँ पर हम आईटीसी अवेलेबल कर लेते हैं। तो ऑलरेडी जो पैसा हमारे पास था उसको जब हम एडजस्ट करें तो सब एडजस्ट करने के बाद में आपको मैंने बताया था कि 5,400 हमारे पास बच करके वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि लायबिलिटीज का अगर हम ट्रीटमेंट करें कैसे। सबसे पहले आपने आईजीएसटी को एडजस्ट किया। तो बेटा जब आईजीएसटी आप एडजस्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आईजीएसटी एडजस्ट करते समय ही मैंने आपको बताया था कि सरप्लस 5400 आ रहा है कि नहीं आ रहा था। सरप्लस ये क्यों आ रहा था? क्योंकि आपके पास जो है परचेज का आईजीएसटी ज्यादा था। कितना था वो ये देखिए यहाँ पर, दिस वन, ये 1,02,600 वो है जो कि लाइबिलिटीज है जिसको पे करना है, और आपके पास में अवेलेबल बैलेंस 1,08,000 था। इसका मतलब इसी जगह से सरप्लस आपका बच गया 5,400। तो यहाँ पर इस 1,08,000 में से सिर्फ 1,02,000 ही तो आप यूज कर पाएंगे आईजीएसटी के लिए, क्योंकि आईजीएसटी की वैल्यू आपके पास 1,02,600 ही खाली थी। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम बैलेंस करें तो अभी भी बैलेंस हमारे पास पैसा बचता है सीजीएसटी का 36,000 और 36,000। देन अब इस अवेलेबल बैलेंस को हमें माइनस करना होगा बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए। तो देखिए बैलेंस लेस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में हमारे पास जो बैलेंस था वो सीजीएसटी का बैलेंस कितना है? 31,000, ये क्वेश्चन में गिवन था 31,000 और 31,000। तो इस क्रेडिट को हम 31,000 माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा पेमेंट करने के लिए 4,500, और ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में हम पे कर देंगे। मगर आगे भी देखिए कि अगर इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं करना है तो हम ट्रीटमेंट और कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बेटा इस तरीके से हो सकता है कि अभी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस 5,400 रुपये था, तो 5,400
हमारे पास जो सरप्लस है और बैलेंस कितना हमें पे करना है, एक का 4500, तो अभी भी आईटीसी का 5400 है, और एसजीएसटी का अगर हम इसमें से 4500 का ट्रीटमेंट जो है उसको डिडक्ट कर दें, क्या डिडक्ट कर दें, जो ये वाला पैसा बचा था इसमें से क्लेम को अगर हम डिडक्ट कर दें, तो अब हमारे पास कितना बचता है पेमेंट करने के लिए, 900 रुपये। तो 900 रुपीज़ तो एक ये पे कर देंगे, और दूसरा सीजीएसटी का जो हमारे पास बैलेंस बचा है उसको, तो एक ये वाला सरप्लस जो है वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो इस सरप्लस को हम यहाँ पर और इसके लिए यूज कर लें। तो अभी अवेलेबल सरप्लस मैं फिर से देखिए आपको बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए इस जगह के बाद में कम से कम आपको ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो है सरप्लस 5400 रहेगा। अब 5400 हो जाने के बाद में हम आगे इसमें क्या करें, तो इसको करने का तरीका एक बता रहे हैं। देखिए पहले ही हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था कि 36,000 का हमको पेमेंट करना है, और ऑलरेडी हमारे पास 31,500 की वैल्यू अवेलेबल थी। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज जो है वो 4,500 की हैं कि नहीं है। इसी तरीके से अब इसमें से हम 4,500 जो लाइबिलिटीज है, किसकी लाइबिलिटीज है, सीजीएसटी की या एसजीएसटी की। वैसे सीजीएसटी सीक्वेंस में होता है, तो पहले हम सीजीएसटी की लाइबिलिटीज को इसमें से एडजस्ट कर देंगे। तो अभी भी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना बचता है, 900 रुपये अभी भी अवेलेबल बैलेंस बचता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो कहाँ यूज कर सकते हैं, किसके लिए, एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो एसजीएसटी अभी हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 4500 में 900 रुपये ये एडजस्ट कर दिए। अब बैलेंस हमारे पास ड्यू कितना बचेगा, 3600। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमको जो पे करना चाहिए वैल्यू वो 3600, ये एसजीएसटी का पेमेंट हमको करना चाहिए, दिस इज एसजीएसटी। तो इस सब चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 3600। या फिर अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो देखिए सीक्वेंस के केस में हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो सीक्वेंस गिवन है आईजीएसटी का, और उसके बाद में लास्ट में क्या लिखा है, लाइबिलिटीज ऑफ सीजीएसटी 4500 टू बी पेड थ्रू कैश लेजर एंड एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टैक्स पीरियड। तो ये सरप्लस का पैसा जो है वो इन्होंने फर्दर आगे एडजस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, हमें एडजस्ट नहीं करना, तो जो भी सरप्लस का पैसा है उसमें सीक्वेंस आपको बताया था, उस आईजीएसटी से पहले आप कवर अप कर लीजिए क्या, सीजीएसटी, और सीजीएसटी को कवर अप करने के बाद में बचा हुआ पैसा एसजीएसटी में कवर अप कर लीजिए, तो कोई क्रेडिट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के जो सीक्वेंस है वो आप लोगों को समझना जरूरी था। मैंने आपको ऑलरेडी इसका एक सीक्वेंस बता रखा था कि किस सीक्वेंस में हम लोग इसको इंटरहेड एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस का ऑर्डर था, इंटरहेड एडजस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके लिए मैंने आपको नोट लिखवाया था इस सीक्वेंस में। देखो ये देखिए सीक्वेंस ये था, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ई लेजर। तो ई लेजर में आईजीएसटी का अगर सरप्लस है, पहले आईजीएसटी के लिए लो, फिर सीजीएसटी के लिए लो, फिर एसजीएसटी के लिए लो, और उसी तरीके से जब ये मनी बच जाती है तो हम इसको कवर अप कर लेते हैं, किसके लिए, सीजीएसटी के लिए। तो पहले हम सीजीएसटी में कवर करेंगे, और फिर अगर कुछ बचेगा तो उसको हम एसजीएसटी के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक ये सीक्वेंस हमारे पास है, और एक डायरेक्ट वैल्यू आपके पास दे रखी थी। अब हम अगर इसी सीक्वेंस को भी फॉलो करके देखते हैं तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए सीक्वेंस आया, पहले आईजीएसटी लेंगे, फिर सीजीएसटी लेंगे, और फिर जो पैसा बचेगा उसको हम लोग एसजीएसटी के लिए फॉलो करेंगे। ऐसा ही कर रहा, तो उसके बाद आपके पास 900 जो वैल्यू बच के आएगी वो एसजीएसटी की वैल्यू बच करके आएगी। कुछ बच्चे इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे ये किया है, और 900 वैल्यू को जो है
वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, 900 को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, CGST पहले एडजस्ट करिए और उसके बाद अगर कुछ सरप्लस तब भी बचता है तो उसको आप SGST के लिए लेकर के जाइए। मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को सीक्वेंस प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी तरीके की और कोई डाउट होता है तो वो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मानता हूं कि थोड़ा सा टफ है, एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो कंटेंट आपको इजी लगने लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को ज्यादा इजी करता है लगाने वाली चीज। ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।